आज हम आप सबको 12th का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम टॉप चैप्टर का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं, इसके बारे में 2 मिनट हम समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। तो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में रखकर उसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric charge एट रेस्ट। ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में रखकर स्टडी करते हैं। ओके, अब बच्चों मैं 2 मिनट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंसेप्ट नेचर में कैसे एंट्री लिया, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कैसे सोचा। ये इलेक्ट्रा का मतलब होता है चमक। तो जब क्लाउड में बिजली चमकती है तो उसमें भी चमक होता है, तो समझ लीजिए वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो 2 मिनट मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने का एक वे बताता हूं कि पूरी जो नेचर और यूनिवर्स है वो 2 चीज से मिलकर के बना है। एक है रेडिएशन और दूसरा है पार्टिकल। एक है रेडिएशन और दूसरा है पार्टिकल। इसी 2 चीज से पूरा यूनिवर्स बना है। पार्टिकल में क्या क्या गुण होता है बच्चों? तो पहली बात, पार्टिकल में मास होता है। दूसरी बात, इसमें वॉल्यूम होता है। और तीसरी बात, इसमें मोमेंटम होता है। ये 3 चीज है। इसमें क्या होता है? ये वेव है, तो इसको वेव कहेंगे, वेव फॉर्म रहेगा। इस पार्टिकल में ये सब गुण देखने को मिलेगा। इसमें वेव फॉर्म हो तो भी इसके पास एनर्जी है, और मास मोमेंटम फॉर्म हो इसमें भी एनर्जी है। ये दोनों में एनर्जी है। अब हम जो आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं वो ये कि मास या पार्टिकल की जो बात है, जिसको आप मैटर भी कह सकते हो कि मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं,
तो वो मैटर के पास जो एक प्रॉपर्टी है, एक जो प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन साहब ने पहली बार प्रेडिक्ट किया और कहा अर्थ में अट्रैक्शन की एबिलिटी है। पूरी सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं जिसमें मैटर है, कोई भी सिस्टम नेचर में जो है, कोई भी चीज है जो मैटर है उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। और उसकी वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहां से आई? मास से। तो अगर हम कहें कि मैटर, तो ये मैटर में दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी का नाम मास है जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्ट करता है। कैसे, मैं इसको समझाता हूं। अगर आप चॉक लिखते हो, चॉक लेते हो, बोर्ड पे आप लिखते हो, बोर्ड पे ऐसे टच किया तो चॉक नहीं चिपकता है, मगर ऐसे उसमें रब कर दिया तो चॉक के पार्टिकल्स इसमें चिपक जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब आपने चॉक को बोर्ड के ऊपर रब किया तो वो चिपक काहे जाते हैं? वो इसलिए चिपक जाते हैं कि उसके बीच में, उस पार्टिकल, चॉक के पार्टिकल और बोर्ड के बीच में जरूर किसी न किसी प्रकार के फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके वजह से वो चिपक गए हैं। पर एक सवाल ये भी है कि मान लो अगर हम इसका एनालिसिस ग्रेविटेशनल फोर्स से करना चाहें तो बोर्ड और पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, पार्टिकल को अर्थ भी अपने तरफ खींच रहा होगा। तो फिर अर्थ इतना बड़ा सिस्टम है, इस पार्टिकल को, अर्थ को खुद खींच लेना चाहिए था, पुल कर लेना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड तो छोटा है उसके सामने, बहुत छोटा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है। फिर भी बोर्ड के साथ पार्टिकल चिपका रह जाता है, क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काफी नहीं है। लगता है कि नेचर में इसके अलावे भी कोई और फोर्स है जिसे हमें जानने की जरूरत है। तो अभी हम एक बात बताया आपको कि मास है, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है जीएफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये दो तरह के फोर्स है। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैटर में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सब काम हो रहा था। इसीलिए अब हम इस नए टाइप को फोर्स की जानने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो दो डिफरेंट चीज है, ये दोनों के दोनों मैटर के दो प्रॉपर्टी की वजह से। यद्यपि ये जो आगे जाकर के वेव और पार्टिकल की जो बात कर रहे हैं बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में हम सब ये सीखेंगे
कि डुअल नेचर होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यही एक्सप्लेन किया, कभी पार्टिकल कभी वेव। पार्टिकल वेव पार्टिकल में इंटरचेंजेबल है। ये आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में हमें पढ़ना है, पर अभी हम इतना ही बात समझते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन चमक वाली चीज को कहा था। आदमी जब दो चीज का घर्षण किया, पत्थरों में स्पार्क हुआ, ये सब का वजह इलेक्ट्रिक चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट करी थी कि बादलों को टकराने से जो बिजली चमकती है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज रहा होगा, ऐसा उनका मानना था। और वो सोच रहे थे कि जो अर्थ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वैसा ही चार्ज वो भी है। ये एक्सपेरिमेंट आप सुने होंगे कि उन्होंने काइट पतंग उड़ाया, बहुत ऊंचाई तक पतंग को उड़ाया, क्लाउड तक ले गया, यह सोच करके कि अगर वो चार्ज अर्थ पे जो चार्ज है उसके जैसा ही है तो ये पतंग के सहारे, हमारे धागा के सहारे हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि चार्ज को काइट से धागा के थ्रू हमारे बॉडी तक आने में हो सकता है कुछ परेशानी हो रही होगी, मेटल कनेक्ट कर दें तो आसानी से आ सकता है। इसलिए उन्होंने धागे के एंड में एक चाबी का गुच्छा भी बांधा, फिर भी उनको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं हुआ। एक दिन वो पतंग उड़ा रहे थे, बारिश हो गई, धागा सब गीली पड़ गई और वो इलेक्ट्रिक शॉक को फील की। वो बहुत खुश हुए जब इलेक्ट्रिक शॉक को फील किया। आमतौर पे कोई इलेक्ट्रिक शॉक फील करता है तो खुश नहीं होता है, दुखी होता है, लेकिन वो इसलिए खुश हुए क्योंकि इसी काम के लिए तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो सफल हो गए। तो यही चीज़ है बच्चों, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अब हम टॉपिक्स बनाएंगे और इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपको एक लिंक दिखाया। अब हमारा टॉपिक्स बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं इसको पहले डिफाइन करता हूं, फिर आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इट इज द प्रॉपर्टी of matter which experience electric and magnetic फील्ड। यह एक मैटर का प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। बच्चों, इसमें तीन बात हमने बताया, दो बात बताया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। वास्तव में फील्ड जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला EF, दूसरा MF और तीसरा GF।
ईएफ के लिए चार्ज चाहिए, एमएफ के लिए करंट चाहिए और जीएफ के लिए मास चाहिए। आपको पता होगा कि आपने 11th में ये पार्ट पढ़ लिया है। ये मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं। बाकी के दो फील्ड आप नहीं पढ़े हैं। ये दोनों हम सबको 12th के चैप्टर्स में ही पढ़नी है। एक बात, तब ये जो दो तरह के फील्ड एक्सपीरियंस किया, मतलब चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये दो फील्ड पैदा हो जाए तो हम उसको चार्ज कहें। ये बात भी कहने से फिर भी बहुत हद तक फील नहीं होता है कि आखिर चार्ज कैसा चीज है। मास तो फिर भी फील करने का चीज है कि ठीक है भाई मास ऐसा है, फिर चार्ज को कैसे समझा। बच्चों, जैसे बिना बॉडी के शोल नहीं हो सकता, बिना बॉडी के शोल नहीं हो सकता। बॉडी है तभी आत्मा होती है, शोल। वैसे ही बिना मैटर के चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज किसी न किसी मैटर में होगा, कंघी में होगा, किसी और चीज में होगा, लेकिन वो हवा में नहीं होगा, मैटर चाहिए उसको। उसी तरह से एक और लैंग्वेज से इसे समझ सकते हैं कि बॉडी अगर हार्डवेयर है तो सोल सॉफ्टवेयर है। वैसे ही मैटर अगर हार्डवेयर है तो चार्ज उसका सॉफ्टवेयर है। अब इसके विषय में कुछ स्टार पॉइंट के माध्यम से हम कंक्लूजन रखते हैं। हर डिफिनीशन में जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे हम स्टार पॉइंट में कैद कर दिया करते हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रॉब्लम ना हो। तो पहला स्टार पॉइंट यह है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। दूसरा स्टार पॉइंट ये है कि चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक and magnetic field both। और तीसरा स्टार पॉइंट ये है कि चार्ज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों पॉइंट्स को एक मिनट समझते हैं हम लोग। 3 स्टार पॉइंट्स है। पहला तो चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मैंने तो अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो करंट है और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल मास है। तो इसलिए मैं बोला चार्ज जब रेस्ट में रहेगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता ही है। मैं तो पहले ही बोला, इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकुलर चार्ज के चलते कितना फील्ड जनरेट होगा, यही तो बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है। ये पॉइंट में कहा चार्ज का मोशन, तो बच्चों जान लो, चार्ज में अगर आप मोशन दे देंगे तो चार्ज के मोशन को आप करंट बोलते हो, चार्ज के मोशन को करंट बोलते हो। तो चार्ज जैसे ही मोशन में हुआ, इसका मतलब करंट आ गया, और करंट जैसे आया मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड निश्चित। लेकिन चार्ज को मोशन में करने के बावजूद भी वो चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी उसमें। तो इसलिए मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो तीसरा जो पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे तो आगे हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए EM W शॉर्ट में लिखें, इसके लिए दो चीजें चाहिए। पहली, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये दो रिक्वायरमेंट इसकी है। सुनिए, ये वायरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ऐसे तो हम डिटेल आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन 2 मिनट कि अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा हो, समय के साथ, वायरिंग मतलब बदलता हुआ, बाई एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस में प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब कोई चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, तब ये दोनों चीज वो पैदा करता है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी और वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी। इसीलिए एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो आवश्यक कंडीशन है कि ये और ये होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाता है। किसमें? एक्सेलरेटेड चार्ज में। तो ये 3 स्टार पॉइंट में लिखा है बच्चों। चार्ज रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोथ, चार्ज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये तो क्लैरिफाई हो गया, परंतु इलेक्ट्रिक चार्ज हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम पैदा कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी को देंगे कैसे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट कैसे करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अब इसे हम समझना चाह रहे हैं। तो different types of production of इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा टॉपिक। जो डिफरेंट तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोडक्शन करने का, प्रोड्यूस करने का, क्रिएट करने का, वो सबसे पहला है चार्ज बाय फ्रिक्शन, और जो दूसरा है चार्ज बाय कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। ये तीन मेथड से आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर सकते हो। इसको शॉर्ट में हम याद रखने के लिए बोलते हैं कि देखिए, इस फ्रिक्शन को समझ लो कि F है, इसको समझ लो कि C है, इसको समझ लो कि I है। तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहां क्या समझना है? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। याद रखने के लिए मैं बता दिया आपको एक तरह से। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे चार्ज बाय फ्रिक्शन। ये क्या होता है? चार्ज फ्रिक्शन के द्वारा डेवलप कैसे होगा? चार्ज फ्रिक्शन से कैसे पैदा हो जाता है? ये पॉइंट्स हम समझना चाहते हैं। When two bodies rubbed against each other, then they becomes charged due to transfer of electron due to heat एनर्जी। जब दो बॉडी को रब्ड किया जाता है एक दूसरे के विरुद्ध में, एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो वो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये तो मैं एक तरह से परिभाषा टाइप से लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हो रहा है पूरा मैकेनिज्म। इस पॉइंट्स को समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है नहीं, तो आप क्लैरिफाई हो जाओगे। देखिए कैसे बच्चों, पहली बात तो ये कि अगर मान लिया जाता है कि ए कोई बॉडी था या कोई एलिमेंट है, तो ये न्यूट्रल रहता है शुरू में। क्यों न्यूट्रल होता है पहले ये समझो। क्योंकि इसमें अगर 10 प्रोटॉन है
तो 10 ही इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये +10 और -10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, कैंसिल, 0, न्यूट्रल हो गया। फिर अगर एक दूसरा ले लें और उसमें भी मान लें 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, सपोज करते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए कि रब करने के कारण इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ना रह करके 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन प्रोटॉन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन से 8 प्रोटॉन कैंसिल हो गया, 2 प्रोटॉन बच गया। यहां पर क्या हुआ फिर, 10 प्रोटॉन तो है ही, सॉरी 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 प्रोटॉन हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस आ गया। अब हुआ यूं कि इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी ए ने, वो पॉजिटिव बन गया, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया यानी बी ने, वो नेगेटिव। और दोनों बॉडी शुरू में न्यूट्रल में था और अब वो दोनों के दोनों चार्ज हो गया। ये चार्ज होने का मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि चार्ज होने के लिए जो आवश्यक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। तब अब हमारा मन में विचार होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की घटना कैसे हुई होगी। तो इसके लिए मैं बताता हूं शॉर्ट फॉर्म में कि जैसे ही आप बॉडी को रब करेंगे, बॉडी रब्ड, दिस इंप्लाइज क्या होगा, हीट एनर्जी डेवलप। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इंप्लाइज क्या होगा, बॉडी बिकम्स चार्ज। ये पूरी घटना है। सबसे पहले आपने बॉडी को क्या किया, रब। आप जानते हैं ठंडे के मौसम में अक्सर हम लोग वैसे हाथ को रब करते हैं, और रब करने से हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बच्चों क्यों गर्म होता है, क्योंकि फ्रिक्शन के इंडस्ट में हम वर्क करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। तो इसलिए रबिंग करने से, फ्रिक्शन के विरुद्ध में वर्क करने से कभी भी हीट एनर्जी डेवलप होती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब 2 बॉडी को आप रब करेंगे तो हीट एनर्जी पैदा हो जाएगा। वो हीट एनर्जी करेगा क्या, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और फिर उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, क्योंकि तो मैं भी तो बताया कि अगर जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जिसने लूज किया है पॉजिटिव चार्ज और जिसने गेन किया है नेगेटिव चार्ज, बॉडी बिकम चार्ज। तो पूरी घटना जो मैंने इतनी बड़ी पैसेज में लिखा, उसको एक लाइन में कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया कि भाई 2 बॉडी को रब करने के बाद चार्ज होने की जो एक्टिविटी है उसकी वजह क्या है, उसकी क्या कंक्लूजन है, वेरी सिंपल, बॉडी रब, हीट एनर्जी डेवलप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी बिकम्स चार्ज, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। तो इसीलिए यानी आपका कॉज जो भी बने, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का कॉज बना है हीट एनर्जी। और इस तरह से हम जब रबिंग करते हैं तो इस फ्रिक्शन के वजह से
इस रबिंग के वजह से हमारा दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। अब हम आपको फिर जैसा कि बताते हैं कि हम स्टार पॉइंट लिखा करते हैं, फिर से मैं स्टार पॉइंट इसके बारे में लिखूंगा एक कंक्लूजन, वो ये कि व्हेन टू बॉडीज rubbed against each other, then their masses are slightly changed। ये इसका क्या अर्थ है, ये स्टार पॉइंट का क्या अर्थ है, सुनिए। क्योंकि अभी ने कहा कि जब आप दो बॉडी को रब्ड करते हैं तो वो दोनों चार्ज कैसे होता है, उसका चार्ज होने का प्रक्रिया क्या है। बहुत सिंपल, इसका आंसर हमने देख लिया था। भाई जब दो बॉडी को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और इस वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो मान लो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन होता बहुत लाइट है, प्रोटॉन हैवियर है पर इलेक्ट्रॉन लाइटर है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन चल गया तो इसका मतलब है कि इसका मास थोड़ा तो कम होगा, कुछ तो कम होगा, इसलिए स्लाइटली बढ़ इस्तेमाल किया हमने। और इसका स्लाइटली बढ़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो लूज किया उसका थोड़ा घट जाएगा, जो गेन किया उसका थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा व्हेन टू बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन देयर मासेस आर स्लाइटली चेंज। उनके मास में थोड़ी बहुत की परिवर्तन होगी। परिवर्तन इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे अगर सवाल कोई आपसे करे कि कंघी को बाल में रब किया, आप सभी जानते हैं, बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है, तो कंघी चार्ज हो जाती है। ये रबिंग है, यही वाला घटना है। तो क्या कंघी के मास में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, स्लाइटली परिवर्तन होगा, क्योंकि कंघी को रब करेंगे जब बाल में तो कंघी और बाल दोनों ही में चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की घटना होती है। तो इसलिए उन दोनों के मास में स्लाइटली परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसे रबिंग करने से चार्ज डेवलप होता है। बहुत सारे पेयर्स हैं, आप सब बचपन से पढ़े हो ये सारी बातें। क्या डिस्कस करें हम उन बातों को कि ग्लास रॉड पर कैसे फर को रब करेंगे तो ऐसे होगा, चार्ज डेवलप होगा। ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं। तो ये जो तरीका था बच्चों, ये था चार्ज बाय फ्रिक्शन, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब दूसरा मेथड क्या है? अब हम आपके सामने दूसरे मेथड को पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्ज बाय कंडक्शन। इसका नाम है चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन, ये दूसरा। इसमें क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। पहली बात, when a charge body kept in contact with neutral body, then
neutral body becomes charged by method of कंडक्शन। बच्चों, कंडक्शन का सिंपल अर्थ है फ्लो, कंडक्ट हो जाना। मतलब मान लीजिए कि एक बकेट में वाटर रखा है, दूसरे बकेट खाली है, तो उसमें से इसमें पानी का फ्लो हो गया तो कंडक्शन आ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पर दो बड़ी है, एक बड़ी में चार्ज है, ए है, में इसमें चार्ज है मान लो, और ये जो बी जो बड़ी है उसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। तो यहां से जब वायर से आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज इस बड़ी से इस बड़ी की तरफ क्या होने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, और ये बड़ी भी चार्ज हो जाएगी। या इसे टच भी करोगे तो भी यही बात हो, कंडक्ट होकर चला जाएगा चार्ज। इसीलिए मैंने कहा कि व्हेन ए चार्ज बॉडी केप्ट इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज दे देगा, फ्लो हो जाएगा। आपके कोई मित्र के पास पैसा हो और आपके पास पैसा नहीं हो, उसके कांटेक्ट में आएंगे, वो सही में सच्चा मित्र है, तो क्या होगा, उसका पैसा कंडक्ट होकर आपके पास आ जाएगा और आपके पास भी पैसा हो जाएगा कुछ। तो यही चीज है। तो अब एक बात हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हम बार बार कुछ भी बताते हैं तो फिर उसके स्टार पॉइंट को कैद करते हैं। तो स्टार पॉइंट दिखाने के पहले एक बात यहां मैं बताना चाहता हूं, इस तरफ और इस तरफ मैं स्टार पॉइंट फिर डाउन लिखूंगा। तो पहली बात तो यह है कि फ्लो जिसको आप कंडक्शन कहते हो वो मुख्य रूप से तीन तरह का होता है। एक वाटर का फ्लो होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का फ्लो है। एक हीट भी फ्लो करता है, ये भी एक प्रकार का फ्लो है। और एक चार्ज भी फ्लो करता है। हमको इसके बारे में बात करनी है। ये तो मैं जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल लिया ताकि हम इससे कंपेयर करके इसको थोड़ा समझ सके। वाटर फ्लो के बारे में आप क्या जानते हो? वाटर फ्लो का कंडीशन क्या है? वाटर फ्लो का कंडीशन एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कब जाएगा? जब एक कंटेनर का लेवल हाई रहेगा और दूसरे कंटेनर का लेवल लो होगा, क्योंकि वाटर का फ्लो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होता है। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अगर क्वांटिटी पर डिपेंड करती तो समुद्र से नदी की तरफ फ्लो होता, जबकि होता उल्टा है। आप सभी जानते हो, नदी से समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि नदी का लेवल समुद्र से हाई है। तो ये किस वजह से होता है? इसका होने का वजह है लेवल डिफरेंस। इसका वजह है टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा। फिर आप बताएं इसका मतलब क्या होता है? हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों लिखा हमने? आप सभी जानते हो, गर्म पानी को टच करोगे तो गर्म महसूस होगा, ठंडा पानी को टच करोगे तो ठंडा महसूस होगा। क्यों होता है ऐसा? आप कहेंगे गर्म पानी को टच करेंगे तो गर्मी तो महसूस होगा, और क्या होगा? ये तो सही बात है, पर हो क्या रहा है? क्योंकि जब आप गर्म पानी को टच कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अधिक और आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो गर्म पानी से आपके बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर रहा है और इसलिए आप गर्म फील कर रहे हो। और जब ठंडा पानी को टच करते हो तो उसका उल्टा केस हो रहा है, आपके बॉडी से वाटर की तरफ हीट फ्लो हो रहा है, इसलिए आप ठंडा महसूस करते हो। तो इसका मतलब है कि हीट का फ्लो इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर में अंतर है बॉडी और वाटर का। इसलिए आप गर्म पानी में
हाथ रखो, कुछ देर तक रखे रहो, फिर आप गर्म फील नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर दोनों का लगभग समान हो जाता है, तो फ्लो बंद हो जाता है। हमें लेकिन इस पर बात करनी है, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंडीशन है इसका। लेवल डिफरेंस वाटर फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो। अब इसी के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियल जो वर्ड है, इसके विषय में हमें इसी चैप्टर में आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़नी है, पढ़ेंगे भी, मगर अभी इसके विषय में थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि हमें पूरी पोटेंशियल डिटेल पढ़नी है, जिसमें आपको काफी अच्छी समझ आएगी। तब अभी हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कुछ स्टार पॉइंट में लिखने की वजह से। पोटेंशियल का सिंपल अर्थ होता है, जो हम सोशल लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल करें तो स्टेटस, पोजीशन, ओहदा, रुतबा। किसी आदमी के पास मनी ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि उनकी पोटेंशियल हाई है, उनका रुतबा अलग है, या कोई ऐसे पोस्ट पर हो, ऐसे पोजीशन में हो तो भी उसका स्टेटस अलग होता है। तो 2 वजहों से उनकी स्टेटस आई, या तो कोई अच्छे पोस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से, या फिर मनी की वजह से। तो उसी तरह से अगर किसी बड़ी में चार्ज अधिक है बच्चों, तो उसकी पोटेंशियल अधिक होगी, और अगर चार्ज कम है तो उसकी पोटेंशियल भी कम होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। वैसे तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे एक डिफिनेशन के माध्यम से कि पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग। ये अलग मैटर है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात, अभी इतना ही समझ लें आप कि ग्रेटर चार्ज ग्रेटर पोटेंशियल, स्मॉलर चार्ज स्मॉलर पोटेंशियल, और कुछ नहीं। तो अब हम इसके विषय में पहली बात ये स्टार पॉइंट लिख रहे हैं कि चार्ज फ्लो between two bodies if and only if there is potential difference maintain टू बॉडीज। पहला पॉइंट्स मैंने लिखा कि चार्ज फ्लो बिटवीन टू बॉडीज इफ एंड ओनली इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन टू बॉडी। मतलब जैसे लेवल का अंतर नहीं हो तो पानी का फ्लो नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो तो हीट फ्लो नहीं, वैसे ही अगर पोटेंशियल का अंतर दोनों बॉडी के बीच में मेंटेन नहीं होगा तो चार्ज नहीं फ्लो होगा। पहला कंडीशन तो मैंने ये लिखा। दूसरा स्टार पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज फ्लो from high potential to low
पोटेंशियल। और तीसरा स्टार पॉइंट नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये 3 स्टार पॉइंट हम लिखा बच्चों। पहला तो कुछ है नहीं कि भाई पीडी नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं। दूसरा के बारे में और तीसरा के बारे में जो मैं लिखा, देखिए यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 प्लेट बना लीजिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज लिखिए और दूसरे पर नेगेटिव लिखिए। ऐसा आप सभी जानते हो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि ग्रेटर चार्ज ग्रेटर पोटेंशियल, स्मॉलर चार्ज स्मॉलर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, इतनी सारी बातें हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए हाई पोटेंशियल। अब वाटर फ्लो और हीट फ्लो में तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसमें हमेशा बोला हाई लेवल से लो लेवल वाटर में, हीट में हमेशा बोला हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन इसमें 2 बात बोला, क्योंकि चार्ज का 2 नेचर होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव है तब तो ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर अगर नेगेटिव है तो ये गड़बड़ है। अगर नेगेटिव है तो फिर रिवर्स ट्रू है, तब तो होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तब हाई टू लो गलत हो जाएगा बच्चों। यही समझना आप लोग को। फिजिक्स जो है ना बड़ा कंसेप्चुअल होता है, जनरली जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो होता है वो जनरली नहीं सोचते हम लोग। यही ट्रिक की बात है। इसलिए आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रख के देखें, इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, बिल्कुल ये रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अनडाउटेडली ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इस दिशा से इस तरफ मूव करेगा, और इधर का पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर होगा, हाई टू लो। मैंने पहले ही लिखा पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब नेगेटिव लेके देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फिर नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एलपी टू एचपी, मैंने यहां लिखा। तो 3 बात जो इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट के माध्यम से मैंने यहां पर कैद कर दिया कि बिना पीडी के चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हो गया। ये कंक्लूजन हम तभी दे सकेंगे जब हमें नेचर ऑफ चार्ज के बारे में मालूम होगा। अर्थात अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाई टू लो, नेगेटिव तो लो टू हाई। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब बच्चों हम चार्ज जो डेवलप करने का तीसरा वाला मेथड था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा मेथड, ये तीसरा देखिए, चार्ज बाई इंडक्शन। इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। देखिए, इसमें न रब की घटना होती है न टच की घटना होती है, न रब न टच, ये है इंडक्ट। बच्चों
इसमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। अब ये बड़ी चार्ज था और ये बड़ी न्यूट्रल था, इसको ऐसे टच कर दिया तो इसमें से चार्ज इसमें चला गया। अब चार्ज नहीं इसको टच नहीं करेंगे, बस इसके पास में सिर्फ लाएंगे, इसके पास में सिर्फ लाएंगे और इसमें इससे प्रेरित होकर के इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे आप जब किसी अच्छे पर्सनालिटी को देखते हो तो आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, जबकि वो आपको कुछ नहीं कहा। ये इंडक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें रब टच नहीं हुआ, फिर भी आपकी व्यक्तित्व चेंज हो जाता है इफेक्ट से। ये इंडक्शन है, इसको इंडक्शन कहते हैं। ये कैसे होता है, ये तो मैं सोशल एग्जाम्पल के माध्यम से दिया कि भाई अब यहां पर ये चार्ज बॉडी था, न्यूट्रल था, जब इसके पास लाए बीच में इंसुलेटर था, हवा, इसको चार्ज को जाने नहीं दिया तो ये चार्ज फिर भी इंड्यूस करके इसमें पैदा कर लिया। वो कैसे होता है मैं अभी दिखाता हूं। व्हेन a charged body kept near to neutral body, then neutral body becomes charged. Why? Method of conduction as follow। कैसे? मैं कुछ फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि ये पूरी घटना कैसे होगी। देखिए, मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ये ए है और ये बी है। जैसे किसी चार्ज बॉडी को आप किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, अभी हम इसको सिर्फ ला रहे हैं इसकी तरफ से, कुछ नहीं किया। दूसरी फिगर के माध्यम से हम कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसके बाद की घटना क्या हुआ इसमें, आप सभी जानते हो कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। निश्चित रूप से इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि ये भी एक बॉडी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी आप जानते हो, इसके बारे में क्या डिस्कस करना कि सेम नेचर के चार्ज में रिपल्सन होता है और अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन होता है। बचपन से पढ़ा है आप सबने। तो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। फिर क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ कलेक्ट हो जाएगा। अब एक सवाल ये उत्पन्न होता है, ये भी आप सोच सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था यहां से यहां तक, तो फिर ये और आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पॉजिटिव तो अभी भी खींच ही रहा होगा इसको। तो कुछ बच्चे को लगता होगा कि ये कैसे होगा, बॉडी को तोड़ के निकलेगा क्या? ऐसा नहीं सोचिए, वो क्यों नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास सकता था,
इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बीच में एयर है। ये जो इसके बीच में है वो क्या है? एयर है। और ये हवा इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन चल करके यहां तक कैसे आएगा? नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर के स्टॉप कर गया क्योंकि इसके बीच में इंसुलेटर है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो जब सारा इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके ऐसे आया तो आप समझ लो एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ शिफ्टिंग हुआ तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। आप कहेंगे कि एक ही बॉडी के अंदर ऐसा कैसे होता होगा? हाँ, होता है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो गया है। कभी कभी आप अपने ही घर में अपनी भाई बहन से 10 रुपया उधार पैसा ले लेते हो। वैसे एक ही बॉडी के अंदर में समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से लूज हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से गेन हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये नेगेटिव चार्ज बन गया। ये ए था और ये हमारा बी है बच्चों। इफ ए इज removed B becomes neutral। अगर A को यहां से हटा लिया जाए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्योंकि एक बार फिर से प्लस माइनस मिलेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अगला रणनीति, इसका अगला स्टेप देखिए। ऐसा और यहां माइनस चार्ज डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। और यहां प्लस चार्ज है बच्चों और यहां से ऐसा अर्थिंग कर दिया गया। ऐसा साइन का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट कर देना, जिसको अर्थिंग भी कहते हैं। जब किसी भी चार्ज बॉडी को अगर आप अर्थिंग कर दोगे, अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, तो वह चार्ज बॉडी में से चार्ज डिसअपियर हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। अगर पॉजिटिव की तरफ अर्थ लगा दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अगर नेगेटिव की तरफ लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। लेकिन डिसअपियर होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है दोनों का। द मैकेनिज्म ऑफ डिसअपियर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डिफरेंट। वो कैसे? वो किस तरह से? अगर आप पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से कनेक्ट किया है तो अर्थ से जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ करके इसको न्यूट्रलाइज करके गायब कर देता है। और अगर आप नेगेटिव चार्ज से अर्थ कनेक्ट किए हैं तब इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में चला जाता है। तो दोनों का दो मैकेनिज्म हुआ, गायब दोनों ही हुआ है, पर पॉजिटिव चार्ज में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर न्यूट्रल किया, नेगेटिव चार्ज में इसका इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाकर न्यूट्रल हुआ। ये डिफरेंस है बच्चों, ये समझना है। अब एक बात और कि जब अर्थ कर दिए तो नया स्थिति कैसा देखने को मिलेगा। अगला फिगर देखते हैं।
अब कुछ ऐसा हो गया, ये ए है और ये बी है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि अर्थ से कनेक्ट जो हो चुका है। अब ऐसा कुछ स्थिति बन गया, फिर क्या होगा? इफ ए इज removed, negative charge uniformly distributed over B, मतलब कुछ ऐसा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके चारों तरफ फैल जाएगा ऐसा। आप कहेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां क्यों नहीं फैला? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये खींच रखा था, पुल कर रखा था। जब इसको हटाया तो इसको पुल करने वाला कोई नहीं था, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब दो कंट्री के बीच में युद्ध चलता है तो दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर एक दूसरे को निशाना बनाता है ना। लेकिन अगर एक देश के सिपाही सैनिक वापस चले जाते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में, तो दूसरे देश के भी सैनिक वहां से वापस चले जाते हैं। तो ये दो सैनिक था, जैसे इसको आपने हटाया तो ये क्यों रहेगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली जहां जहां से आया था। और यहां पर आपने कैसा लेके चला था? आप यहां पर अनचार्ज को लेके चला था, इसमें चार्ज नहीं था। और यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस किया वो यहां तक आते आते क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसलिए इस अनचार्ज बॉडी को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद, यहां आने के बाद जो चार्ज करने का काम किया है वही मेथड ऑफ इंडक्शन है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके, तो ये चीज हो गया, ये आप समझ गए। अब एक छोटा सा सवाल, अब देखिए, एक छोटा सा सवाल है, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट a neutral बॉडी? क्या कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? तो आंसर है यस। लेकिन कैसे? मतलब इन जनरली आप क्या जानते हैं? आप तो ये जानते हैं कि अट्रैक्शन या रिपल्सन की घटना दो चार्ज के बीच में होता है।
अगर अपोजिट नेचर का होता है तो अट्रैक्शन होता है, और अगर सेम नेचर का होता है तो रिपल्सन होता है। परंतु ये घटना दो चार्ज के बीच में ही होती है, इसके लिए दो चार्ज आवश्यक है। बिना दो चार्ज के ऐसे घटना नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो ऐसा नहीं है। ये जो मैंने सवाल दिया उसमें मैं ये कहा कि एक चार्ज है दूसरा चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तब इसे ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो आंसर है यस, और करता भी है। आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जो बचपन से आप करते आ रहे हो। वो कैसे? देखिए, जब आप कंघी मारते हो बाल में, तो इस प्रोसेस में कौन चार्ज होता है? एक तो कंघी होती है और दूसरी आपकी बाल होती है, और तो कोई होता नहीं है। जैसे ही आप कंघी को पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो पेपर के टुकड़ा कंघी में चिपक जाता है, क्लिंग कर जाता है। क्यों करता है? जबकि पेपर के टुकड़ा में तो कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि उसको तो हमने रब किया नहीं। रब में तो हमारा कॉम्ब है और हमारा हेयर है, वो पेपर स्ट्रिप्स तो रब हुआ नहीं। इसका मतलब है कि कंघी एक चार्ज बॉडी है, पेपर एक न्यूट्रल बॉडी है, और कंघी उस न्यूट्रल पेपर स्ट्रिप को अट्रैक्ट करने में सक्षम है। मगर मैं समझना ये चाहता हूं हम लोग कि होता कैसे, हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, बाय विच। तो आपको दिखाते हैं। ये कंघी है और ये कंघी में मान लीजिए पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये पेपर का टुकड़ा है। अभी हमने बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर कोई बड़ी है तो यहां नेगेटिव डेवलप होगा और इस तरफ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो वैसे यहां प्लस है तो इसके बगल में नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन। बताइए, अट्रैक्शन बड़ा होगा, रिपल्सन छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में दूरी कम है, डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस बड़ा है, तो अट्रैक्शन बड़ा होने के कारण ये अट्रैक्ट होकर चिपक जाए। तो चार्ज था नहीं, लेकिन बाय मेथड ऑफ इंडक्शन इसमें चार्ज पैदा हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। तो ये चीज था कि कैसे कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, इसको हमने एक्सप्लेन किया। और अब एक स्टार पॉइंट आपके सामने इंडक्शन से रिलेटेड पेश कर रहे हैं कि व्हेन two bodies of equal nature of charge kept near to each other, then they always repel each other except either charge should not
be much greater with respect to other। हमने कहा दो बड़ी इक्वल नेचर का चार्ज हो, यानी दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेगा। बस एक कंडीशन में रिपेल नहीं करेगा, और वो कंडीशन है कि उसमें से अगर कोई एक चार्ज बहुत बड़ा हो जाए दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो अट्रैक्शन पॉसिबल है। ये बच्चों लिमिटेशन है, ये बाउंड्री है। तो हम लोग बाउंड्री को समझें, नहीं तो आमतौर पर सब बच्चे समझते ये है कि सेम नेचर के चार्ज देख लो और हमेशा रिपल्सन। ऐसा नहीं है। मैं एक सोशल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए दो आदमी ए और बी, दोनों के एक दूसरे के बगल में दुकान है, सेम कॉमोडिटी का। व्हाट नेचुरली दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि उसकी कस्टमर कहीं इसके यहाँ आएगा तो उसको ईर्षा, इसके कस्टमर उसके यहाँ जाएगा तो उसको ईर्षा। लेकिन सेम कॉमोडिटी का अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाए तो उससे उनको रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि कॉमोडिटी सेम है तब भी, क्योंकि उससे वो कुछ सीखना चाहेंगे, अट्रैक्शन होगा। ये बात है। खैर, ये तो मैं सोशल तौर से बताया। अब मैं फिजिक्स के तौर से बताता हूं। मैथमेटिकली देखिए कि मान लीजिए एक बड़ी में चार्ज 100 कूलम है और दूसरा में चार्ज 10 कूलम है। अभी दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया। सपोज कि दोनों मेटल है। मेटल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेटल में जितना चार्ज होता है उतना ही इंडक्शन से वो डेवलप कर देता है। तो ये इंडक्शन से इसमें -100 कर देगा और ये इंडक्शन से इसमें -10 कर देगा। अब आप बताइए, +100 में से -10 गया तो क्या बच जाएगा? +90। और यहां क्या बच जाएगा? -90। तो लेके चले थे प्लस प्लस, होना चाहिए था रिपल्सन, अब हो गया प्लस माइनस, हो गया अट्रैक्शन। इसीलिए एक चार्ज अगर बहुत बड़ा रहेगा तो वो अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आज हमने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है और चार्ज को कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम अगले क्लास में चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।